नमस्कार। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पर ना तो मीडिया ध्यान दे रही है, ना गवर्नमेंट इसको सीरियस ले रही है और ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर धरातल रूप पे कुछ काम कर रहे हैं। बस लिखा पढ़ी कागजों पर चल रही है। जनता इस टॉपिक को सीरियसली लेती नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक का जो डेप्थ है उनको तुरंत समझ में नहीं आता, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स है तुरंत देखने को नहीं मिलते, बड़े लंबे समय के बाद इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट के साथ जो हमने किया है, क्षति पहुंचाई है मनुष्य ने, वो बड़ी खतरनाक है। जो वर्तमान में जो हम गर्मी झेल रहे हैं और आने वाली आगे वाली पीढ़ी कई तरीके के क्लाइमेटिक डिजास्टर्स झेलेंगे, उस सबके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग हो, और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे कहीं ना कहीं मनुष्य छिपे हुए हैं। प्री इंडस्ट्रियल एरा से वर्तमान में जो है टेम्परेचर में जो इंक्रीज हुआ है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है वैश्विक तापमान में वृद्धि, यानी लंबे समय के दौरान पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाना, टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाना, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? ग्लोबल वार्मिंग के दो कारण हो सकते हैं, एक नेचुरल एक्टिविटी के कारण, दूसरा ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। नेचुरल एक्टिविटी क्या हो सकती है? नेचुरल एक्टिविटी में आता है एक तरीके से जो हमारे पास सन है यानी सूर्य है, सूर्य से गर्म हवाएं पृथ्वी की ओर आती है। इन गर्म हवा जब पृथ्वी के पास पहुंचती है तो इससे क्या होता है? तापमान में वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी में क्या होता है? जैसा कि हम जानते ही हैं कि वोल्केनिक एक्टिविटी में लावा जमीन से बाहर निकलता है और उसका तापमान जो है हजारों डिग्री सेल्सियस में होता है, लगभग 2 से 3 हजार डिग्री सेल्सियस तक उस लावे का तापमान होता है। फिर उससे कई गर्म गैसें भी निकलती है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस भी होती है, उसमें से CO2, मीथेन, SO2, अमोनिया, ये सारी चीजें गैसेस जो है ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाता है। दूसरा जो रीजन है वह है ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज आती है, जैसे कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स का मतलब है जीवाश्म ईंधन को जलाना। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं? पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैसेस, LPG, जो हम हमारे घर पे गैस सिलेंडर में यूज किया करते हैं, और हो सकती है CNG का जलाना। इनको जलाने से किस तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा? क्योंकि इनके रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, और जब इनको जलाया जाता है तो इनमें से कई ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है, CO2, मीथेन वगैरह निकलती है। ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती है, क्या काम करती है? ग्रीन हाउस गैसेज वे गैसेज होती है जो हीट को ट्रैप करके रखती है, जैसे कि मीथेन, CH4, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, NH3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, और इस तरीके की कई सारी गैसेज हैं जो हीट को ट्रैप करती है, ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती है। ग्रीन हाउस गैसेज जो है टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है, पृथ्वी के टेम्परेचर को, उससे के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, जाहिर सी बात है। दूसरा जो रीजन है वो हो सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। जिस तरीके से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है और इसके लिए जो पोल्यूशन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, फिर इस पोल्यूशन को, जो गंदगी को, कई बार नदियों में फेंक दिया जाता है, कई बार डायरेक्ट समुद्र में फेंक दिया जाता है। फिर केवल कचरा ही नहीं, हवाएं, जो जहरीली हवाएं हैं, जहां से इनके प्रोडक्शन से वापस से मीथेन गैस वगैरह निकलती है, जो कि पृथ्वी के टेम्परेचर को और बढ़ा देती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हुई। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का अर्थ है जंगलों को काट देना। जंगलों को काटने से ग्लोबल वार्मिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जंगल जो है, पेड़ जो है, वो एक कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, यानी एनवायरनमेंट में उपस्थित जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज है उसके इफेक्ट को कम कर देते हैं और अर्थ को ठंडा बनाने के लिए काम करते हैं। इसलिए पेड़ जो है इंपॉर्टेंट होता है। एक पेड़ के नीचे और एक बिना पेड़ के हुए अगर आप टेम्परेचर को दोनों जगह मापेंगे तो इन दोनों के बीच में 2 से 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान में अंतर आप महसूस करेंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पेड़ हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पेड़ बरसात को भी अट्रैक्ट करते हैं और पेड़ सोइल इरोजन को भी रोकते हैं। सोइल इरोजन का मतलब है मिट्टी का कटाव। जब भी बरसात का पानी आता है तो अपने साथ थोड़ी मिट्टी को बहा कर ले जाता है, लेकिन जिस स्थान पर पेड़ लगे होते हैं
वो पेड़ की जड़ें जो है मिट्टी को अपने साथ बांध कर रखती है, तो सॉइल इरोजन भी पेड़ की वजह से नहीं होता। पेड़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पेड़ से हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है लगभग, क्योंकि हमें ऑक्सीजन पेड़ से मिल जाती है। इसके अलावा रोटी, कपड़ा और मकान जो आदमी की बेसिक जरूरत है, तो रोटी जाहिर सी बात है पेड़ पौधों से ही मिलती है, कपड़ा जाहिर सी बात है पेड़ पौधों से मिलता है, और मकान आपके घरों में जो फर्नीचर हो रहा है, जो ईंधन के रूप में जो लंबे समय तक हम जो यूज करते आए, वो पेड़ों से ही पूरी होती आई है अभी तक। तो पेड़ को काटने से कितने नुकसान हम झेल रहे हैं, और इस गर्मी में जो अभी आप वर्तमान में भी महसूस कर रहे होंगे कि कितनी जो गर्मी है पड़ रही है, उसके पीछे का कारण, महत्वपूर्ण जो कारण है वह है डिफोरेस्टेशन। और पेड़ को बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। चौथा जो रीजन है वह है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हम खेती करते हैं, जब राइस और व्हीट को बोते हैं, तो इससे कई ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है। इतना ही नहीं, जब हम पशुपालन करते हैं, है ना, उससे भी कई हानिकारक ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है। जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है, उनमें से एक इम्पैक्ट यह है कि सी लेवल का राइज होना, यानी समुद्र जल का स्तर का बढ़ना। क्यों समुद्र जल का स्तर बढ़ जाता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण? ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य है कि गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो ग्लेशियर्स है, जो पर्वतों पर जो बर्फ जमती है, बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें जमती है, वो गर्मी से पिघलने लगती है, और ये पिघल का पूरा जो पानी है वो समुद्र के अंदर चला जाता है। जैसे कि हिमालय में हमारे बर्फ जमी हुई होती है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो हिमालय की जो बर्फ है वो पिघलेगी, और पिघलने के बाद वो सारी जो बर्फ है वो पानी के रूप में नदियों में मिल जाएगी। नदियों में मिलने से नदियों के द्वारा ये सारे जो पानी है ये पूरा समुद्र में जाकर मिल जाएगा। केवल यही बात होती तो भी बात ठीक थी, लेकिन कारण क्या है कि जब तेजी से बर्फ पिघलने लगती है तो एकदम से फ्लड की स्थिति होती है। बिहार में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर फ्लड की स्थिति हो जाती है। क्यों? क्योंकि एकदम से पानी जो है गर्मी के कारण तेजी से एकदम से निकलता है, तो फ्लड की स्थिति हो जाती है। आर्कटिक और अंटार्कटिक जो सी है, ओशंस है, इनमें बर्फ जमी हुई होती है, इसको क्रायोस्फीयर भी कहा जाता है। जब गर्मी तेजी से बढ़ती है तो यहाँ की जल जो बर्फ है पिघलकर समुद्र में चली जाती है। समुद्र में से चले जाने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ने लग जाता है। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो इससे क्या समस्या है? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, समुद्र के जल स्तर से समस्याएं हैं। क्या? जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, यानी जितने भी तटीय क्षेत्र है, वहां का जो है समुद्र के पास वाले इलाके हैं, वहां पर जल का स्तर बढ़ेगा, और जैसे जैसे जल का स्तर बढ़ता जाएगा वो समुद्र के जो तट के में जो बस्तियां बसी हुई है या फिर जो वो किनारा है वो धीरे धीरे डूबने लगता है। वहां से लोग जो है पलायन करने लगते हैं। आपको याद होगा 2004 में हमारे सुनामी आई थी, और 2013 में केदारनाथ में एक क्लाउड बर्स्ट की ट्रेजेडी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि सन 2100 तक सी लेवल में जो राइज होगा 0.6 मीटर से 1 मीटर के बीच में हो जाएगा, और ये खतरे की निशानी है। जब सी लेवल राइज करता है तो वहां की पॉपुलेशन बुरी तरीके से इंपैक्ट करती है कोस्टल एरियाज की। क्यों? क्योंकि एक तो लाइवलीहुड और जो एग्जिस्टेंस का खतरा है वो पूरी तरीके से बढ़ जाता है। जैसा कि याद है 2004 में हमारे यहाँ गुजरात में सुनामी आई थी, 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोगों ने पलायन किया था। सोसाइटी जो है और इकोनॉमी जो है इनस्टेबल हो जाती है, क्योंकि लोग जाहिर सी बात है पलायन करेंगे। जब इस तरीके की क्लाइमेट डिजास्टर घटित होता है किसी जगह पर, तो उसके बाद वहां पर बीमारियां फैलती है। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वहां पर फैलने स्टार्ट हो जाती है, हैजा, वायरस और दुनिया भर की सारी चीजें जो फैलने लगती है। इससे भी कई लोगों की जान जा रही है। मतलब पहले तो क्लाइमेट कंडीशन की वजह से जो डिजास्टर होगा उसकी वजह से जान जाएगी, और फिर बाद में जो बीमारियां फैलेगी उसकी वजह से जान जाएगी। पॉवर्टी हिट होती है, हंगर बढ़ता है। ये सारी चीजें हमने देखा कि हम किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जो अर्थक्वेक्स आते हैं, जो भूकंप आते हैं, उनमें जो एंथ्रोपोजेनिक जो कारण है, जो मानवीय कृत जो कारण है, उनमें से सबसे बड़ा कारण है डैम का बनाना, बांध बनाना। जो हम बांध बना लेते हैं पानी को रोककर एक स्थान पर, फिर वहां से हम उसको पानी को नीचे गिराते हैं, अपने अनुसार फ्लड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। जब पानी एक जगह काफी जगह पर स्टोर हो जाता है तो लैंड के ऊपर प्रेशर बनता है, और प्रेशर बनने के कारण वहां पर ट्रेमर एपिसेंटर क्रिएट हो जाता है, वहां से सीस्मिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद जो है अर्थक्वेक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम हमारे स्तर पर क्या काम कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ लगाने का सबसे उचित दिन है आपका बर्थडे।
आपके बर्थडे वाले दिन पेड़ लगाओ, उस पेड़ को रोज पानी दो, खाद दो थोड़ा सा, और उसे प्रेम दो, रोज उसके पास जाकर उसकी तारीफ करो। जब पेड़ को आप बढ़ते हुए देखोगे, उसमें की जब पत्तियों को खिलते हुए देखोगे आप एक एक, आपको परम आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। उससे आप अपना एक आत्मीय भाव आपका जुड़ जाएगा। जब जैसे जैसे आप पेड़ को बढ़ते हुए देखोगे तो प्रत्येक साल एक पेड़ लगाने का संकल्प आप लो। दूसरा जो कारण है वो ये है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है, इलेक्ट्रिसिटी हुई, वाटर जो है, रिसोर्सेज हुए, इनकी बर्बादी कम से कम की जाए। जहां भी आप पंखे चलते हुए देखें, बिना जब कोई नहीं बैठा हुआ, लाइट चलती हुई देखें, उसको बंद कर दें, एनर्जी को बचाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे पास एनर्जी के रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। हो सके तो ग्रीन एनर्जी का प्रयोग करें, जैसे कि सोलर पैनल्स का हुआ, विंड टर्बाइन्स वगैरह का यूज हुआ। तो सोलर पैनल जो है, राजस्थान में जो हम बैठे हुए हैं, वहां पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना ज्यादा सुटेबल है। सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ईवीज का यूज करें, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करें। दूसरा जो काम हम कर सकते हैं वह है वाटर को बचाना। जैसा कि आपने क्लासेस में पढ़ा होगा, आपने 7th क्लास में चैप्टर दिया हुआ है, उसमें बताया गया है कि राजस्थान में, जैसलमेर में, बाड़मेर में लोग बाग किस तरीके से पानी को बचाते हैं, एक एक बूंद को बचाते हैं। उनके लिए पानी लाना एक अपने आप में पूरा जीवन ही उनका पानी भरने में ही चला जाता है, क्योंकि पानी के रिसोर्सेज बहुत कम है, और पानी मिलता भी है तो वो बहुत गंदा मिलता है। अगर हमारे पास पानी उपलब्ध है तो हमें उस पानी का सम्मान करना चाहिए, उस पानी को बचाना की कोशिश करनी चाहिए, और उसको ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस पानी को सुटेबली तरीके से यूज कर पाए।